क्वेश्चन ले लिया, फाइंड द लैटिस रेक्टम, find the latus rectum, eccentricity and foci of पहला पार्ट x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, और नेक्स्ट पार्ट 5x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और थर्ड पार्ट ले लिया 9x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस 30y इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो तीन डिफरेंट एलिप्स के इक्वेशन दिए हुए हैं और उसका लैटिस रेक्टम, इसेंट्रिसिटी, फोकाई, ये सब पता करना है। तो चलो फर्स्ट वाला पार्ट करते हैं। फर्स्ट वाले पार्ट में एलिप्स क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। निकाल सकते हो, बहुत सिंपल है, सॉरी प्लस है, हाँ ऐसा कुछ है। तो इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए हमने क्या किया, इसको स्टैंडर्ड तरीके से लिख लो। तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर बाई 3 इक्वल्स टू 1, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा कि b का काम कौन कर रहा है, b का काम कर रहा है a बाई रूट 3, है ना। तो b छोटा है, a बड़ा है, तो एलिप्स कैसा है, हॉरिजॉन्टल एलिप्स है। समझ में आ रहा है बात। तो हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, तो हॉरिजॉन्टल एलिप्स में जो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो क्या होता है, ई स्क्वायर बराबर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होता है। तो यहां से देख लिया 1 माइनस बी स्क्वायर का काम कौन कर रहा है, ए स्क्वायर बाई 3, और ए स्क्वायर का काम ए स्क्वायर ही कर रहा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो 1 माइनस 1/3, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/3। तो जो ई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2/3। तो इसेंट्रिसिटी बराबर कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2/3। इसेंट्रिसिटी निकल गया। अब अपने को और क्या निकालना है, लैटिस रेक्टम निकालना है। ओके, तो लैटिस रेक्टम निकालने के लिए क्या करेंगे, तो लैटिस रेक्टम क्या होता है भाई, तो हॉरिजॉन्टल एलिप्स के लैटिस रेक्टम का जो लेंथ होता है वो होता है 2b स्क्वायर बाई a। ठीक है, तो 2 इंटू बी स्क्वायर कितना है, a स्क्वायर बाई 3 इंटू a, तो एक a से एक a कैंसल, तो ये कितना आ जाएगा 2a/3। तो ये तो गिवन चीज है हमारे लिए क्वेश्चन में, तो यानी कि लैटिस रेक्टम का जो लेंथ आ जाएगा वो आ जाएगा 2a/3। सही है, तो ये दूसरा चीज निकल गया। फिर बोल रहा है फोकाई बताओ, इसका फोकस निकालना है। तो फोकस हॉरिजॉन्टल एलिप्स के लिए क्या होता है, ए प्लस माइनस ए कॉमा 0, प्लस माइनस ए कॉमा 0, है ना। यही S1 S2 का कोऑर्डिनेट आता है, तो निकाल लो। ए की वैल्यू क्या है, ए तो ए ही है, और ई की वैल्यू √2/3 है, तो प्लस माइनस ए टाइम्स ऑफ √2/3 कॉमा 0, तो ये फोकाई का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इसमें। सेम तरीके से सेकंड पार्ट भी कर सकते हैं हम लोग। सेकंड पार्ट में क्या बोला जा रहा है, 5x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो इसको अगर हम स्टैंडर्ड तरीके से लिखें, तो स्टैंडर्ड तरीके से एलिप्स क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 1/5 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1/4 इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से अपने को क्लियरली ए स्क्वायर की वैल्यू 1/5 दिखी और बी स्क्वायर का वैल्यू 1/4 दिखा।
तो ए बड़ा कि बी बड़ा, यानी एक्स के नीचे वाला चीज बड़ा कि वाई के नीचे वाला चीज बड़ा, है ना, ये अपने को ध्यान देना होता है। तो एक्स के नीचे वाला चीज छोटा है ना, यानी एक्स स्क्वायर के नीचे वाला चीज छोटा हो गया, तो ये वर्टिकल एलिप्स होगा। हेलो, पक्का होना चाहिए ना, क्योंकि इसमें बी बड़ा हो गया ए से, बी बड़ा हो गया ए से, तो जब बी ए से बड़ा हो गया तो इसमें जो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा ई स्क्वायर बराबर 1 माइनस ऊपर में छोटा वाला अपन बड़ा वाला, तो ये उल्टा हो जाएगा, ए स्क्वायर अपन बी स्क्वायर हो जाएगा। सही है, तो 1 माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू 1/5 है और बी स्क्वायर की वैल्यू 1/4 है, तो ये कितना आ जाएगा 1 माइनस 4/5, तो 5 कितना आ जाएगा, ये 1/5 आ जाएगा, तो ई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/5, तो यहाँ से इसेंट्रिसिटी कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1/5 बोल सकते हैं। वैसे तो इक्वेशन से प्लस माइनस आना चाहिए, बट इसेंट्रिसिटी इज अ रेशियो व्हिच कैन नॉट बी नेगेटिव। समझ आया बात, तो इसेंट्रिसिटी हमेशा पॉजिटिव होता है, ऐसा नहीं कि कोई -1/5 को भी सही मान ले तो गलत बात है ना। इसेंट्रिसिटी क्या होता है, डिस्टेंसेस का रेशियो होता है, तो डिस्टेंसेस जब पॉजिटिव होंगे तो पॉजिटिव अपन पॉजिटिव पॉजिटिव भी आएगा, तो इसेंट्रिसिटी निकल गया E = 1/5 निकल गया, इसेंट्रिसिटी का जो वैल्यू निकला वो 1/5 निकल गया, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। और क्या क्या निकाल सकते हैं इसमें, और निकालना क्या क्या अपने को, लैटस रेक्टम का लेंथ निकालना है, तो लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम इज इक्वल्स टू, इस केस में क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर बाई बी हो जाएगा, क्योंकि ये वर्टिकल एलिप्स है, तो 2 इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू 1/5 डिवाइड बाई बी का वैल्यू 1/2, सही है, तो ये कितना आ जाएगा 2/5 इंटू 2, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सही है क्या, तो 4/5 आ जाएगा, तो जो लैटस रेक्टम का लेंथ आ जाएगा वो आ जाएगा 4/5, तो ये हो गया लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम, ठीक है। अच्छा, अब फोकाई का जो कोऑर्डिनेट होता है, यानी कि अगर हम S1, S2, फोकाई का जो कोऑर्डिनेट होता है वर्टिकल एलिप्स में क्या होता है 0, प्लस माइनस BE, ये होता है ना, तो ये 0, प्लस माइनस B का काम कौन कर रहा है इसमें 1/2 कर रहा है, तो 1/2 E का वैल्यू कितना है √5, 1/5, तो यही आंसर आ जाएगा, मतलब ये आ जाएगा 0, प्लस माइनस 1/2 √5, तो ये फोकाई आ जाएगा, ठीक है। दोनों पार्ट हो गया, लिख लो। तो थर्ड पार्ट में क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, थर्ड पार्ट में बोला जा रहा है 9x² प्लस 5y² माइनस 30y = 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, इसको थोड़ा परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं, यानी कि 9x² प्लस 5 कॉमन ले लिए, तो अंदर क्या मिल जाएगा y² माइनस 6y टाइम्स ऑफ 0, ऐसा कुछ बनना चाहिए, तो 9x² प्लस 5 टाइम्स ऑफ, इसको लिख सकते हैं हम लोग y² माइनस 6y, अब 9 जोड़ दिया 9 घटा दिया, तो ये बन जाएगा 9x² प्लस 5 टाइम्स ऑफ y माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 45, तो इक्वल टू उधर जाके ये प्लस 45 बन जाएगा, 45 को डिवाइड कर दो, तो x² अपॉन 5 प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 9 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो हमने इसको इलिप्स के स्टैंडर्ड फॉर्म के तरीके से लिख लिया, तो इसमें अपने को क्लियरली क्या दिख रहा है, अपने को क्लियरली दिख रहा है कि b जो है b² बड़ा है a² से, यानी कि b बड़ा है a से, तो इलिप्स क्या हो गया वर्टिकल इलिप्स, ठीक है। अब वर्टिकल इलिप्स समझ में आ गया कि ये वर्टिकल इलिप्स है, तो बाकी चीज भी निकाल सकते हैं हम लोग। तो वर्टिकल इलिप्स का लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम कैसे निकालेंगे,
तो वो होता है 2a² b के बराबर। तो 2 इंटू a² का काम 5 करेगा और b का काम 9 करेगा, तो यह आ जाएगा 10/9। सॉरी, b का काम 3 करेगा, सॉरी b² का काम 9 कर रहा है, तो b का काम कौन कर रहा है, 3 कर रहा है। तो यहाँ 9 लिखेंगे, 3 लिखेंगे ऑफ कोर्स, तो कितना हो जाएगा, 10/3 आ जाएगा। तो ये तो लैटर सेक्टम का लेंथ आ गया 10/3। ओके, इसेंट्रिसिटी निकालना है, तो e² बराबर क्या करोगे, e² बराबर 1 माइनस a²/b² होता है वर्टिकल एलिप्स के लिए। तो 1 माइनस a² का काम कौन कर रहा है, 5 कर रहा है, b² का काम 9 कर रहा है, तो 9 में से 5 गया, 4/9। तो यहाँ से अपने को इसेंट्रिसिटी समझ में आ गया कि ये क्या आ जाएगा, 2/3। तो इसेंट्रिसिटी भी आ गया 2/3, लैटर सेक्टम का लेंथ आ गया 10/3। ठीक है, और अपने को फोकाई के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई। तो इसका जो कोऑर्डिनेट होता है वो कैसा होता है, अगर मान लो ये ऐसा होता है एलिप्स, x²/5, कैपिटल x²/5, कैपिटल y²/9 बराबर 1। अगर एलिप्स इस तरह का होता, ठीक है, तो अगर हम कैपिटल x कॉमा कैपिटल y के कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में सोचते, तो जो फोकाई का कोऑर्डिनेट होता वो 0, ±be होता कि नहीं होता। हाँ, लेकिन अगर कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया, लाइक x के जगह पे x - h आ गया अपॉन 5, प्लस y के जगह पे अगर y - k हो जाए सपोज, तो y - k का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9, सपोज ऐसा कुछ हो गया। या फिर a b ही लिख लेते हैं, a² b² लिख लेते हैं। चलो, मान लो अगर ऐसा एलिप्स हो जाए, यहाँ a², यहाँ b², इतना बराबर 1, तो इसके लिए जो फोकाई हो जाएगा, अगर ये वर्टिकल एलिप्स है सपोज, अगर इसमें b बड़ा है a से, तो जो फोकाई कोऑर्डिनेट लिखोगे, तो अगर तुम कैपिटल x कॉमा कैपिटल y के नजरिए से देखो, तो कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे, 0, ±b लिखोगे। बट अगर अपने को लिखना है, कैपिटल x क्या x - h के बराबर है, और कैपिटल y क्या है, y - k के बराबर है। तो दिस थिंग इज बेसिकली इक्वल्स टू 0, कॉमा प्लस, अच्छा एक मिनट, ऐसा कुछ हो गया, तो 0, प्लस माइनस BE। अच्छा, ऐसा कुछ है, तो यहाँ से अगर हम x, y लिखें, x, y विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, h + 0, k ± BE, ऐसा कुछ बनेगा ना। ठीक है, तो इसका मतलब कि हमारे लिए इस केस में जो S1 S2 का जो कोऑर्डिनेट आएगा, फोकाई का जो कोऑर्डिनेट आ जाएगा, तो h इसमें 0 है, 0 + 0, k की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो 3 ± BE, b का काम कौन कर रहा है, 3 कर रहा है, b का काम 3 कर रहा है, सही है, और e का काम 2/3 कर रहा है, तो 2/3, तो 3 से 3 कैंसिल, तो जो S1 S2 का जो कोऑर्डिनेट आ जाएगा वो आ जाएगा 0, 3 ± 2, विच इज इक्वल टू 0, 5 एक आ जाएगा, और दूसरा क्या आ जाएगा, 0, 3 - 2 1। तो ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, फाइंड E यानी इसेंट्रिसिटी इफ लैटिस रेक्टम is equal to half of its minor axis, half of its minor axis। अगर लैटिस रेक्टम जो है वो हाफ ऑफ इट्स माइनर एक्सिस है, तो बताओ इसेंट्रिसिटी का वैल्यू क्या होगा, और इसमें क्या दिया हुआ है, स्टैंडर्ड एलिप्स है। एलिप्स क्या स्टैंडर्ड है, तो यानी कि एलिप्स क्या है, इसमें
लिख नहीं रहे हैं, आगे समझ लो। इलिप्स इज स्टैंडर्ड, और स्टैंडर्ड इलिप्स में ए बड़ा होता है, इलिप्स इज स्टैंडर्ड। ठीक है, करो तो, इजी है, कर पाओगे। तो इसमें लैटर सेक्टम क्या बोल रहा है, लैटर सेक्टम होता क्या है, 2b² / a के बराबर, और लैटर सेक्टम क्या है, हाफ ऑफ माइनर एक्सिस, यानी कि 2b का आधा, यही हो गया ना। तो 2 से 2 कैंसल, हाँ। 1b से 1b कैंसल, तो 2b इक्वल्स टू a आ गया। तो a को हम 2b यूज कर सकते हैं, a को 2b रख सकते हैं। तो यहाँ से इसेंट्रिसिटी निकालना है, तो e² बराबर 1 - b²/a²। तो 1 - b² की जगह पे क्या लिख लेंगे, b² रखेंगे, और a² की जगह पे क्या लिखेंगे, 2b का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 4b²। तो b² से b² खत्म, तो कितना हो जाएगा, 4 - 1 3/4। तो e बराबर कितना हो जाएगा, √3/2। चलो एक और छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें बोला फाइंड इक्वेशन ऑफ एलिप्स, find equation of ellipse if focus is -1, 1 and directrix is x - y plus 3 equals to 0 and eccentricity बराबर 1/2, और also find lateral rectum का लेंथ। ये क्वेश्चन है, ये निकालना है तो हम क्या करेंगे, सॉरी लैटर सेक्टम अगर निकालना है तो जैसे हमने जो एलिप्स पढ़ रखा है उसमें मान लो ये फोकस है और ये डायरेक्ट्रिक्स है, तो फोकस से डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस निकाला पहले तो, ठीक है। तो ये होता है x = a/e लाइन, और इसका कोऑर्डिनेट होता है AE, 0। तो फोकस से जो डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस आ जाएगा वो आ जाएगा a/e माइनस AE, ठीक है, a/e माइनस AE, यही आना चाहिए। तो इसमें से a कॉमन ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा, 1 - e² अपॉन e, a टाइम्स ऑफ 1 - e² डिवाइडेड बाई e, ये आना चाहिए, ठीक है, इज इक्वल्स टू a टाइम। अब 1 - e² के बारे में अपने को पता है ना, फॉर्मूला क्या पढ़े थे हम लोग, फॉर्मूला हम लोग पढ़े है ना कि e² इक्वल्स टू क्या होता है, 1 - b²/a² होता है, ठीक है। तो यानी कि b²/a² इज इक्वल्स टू 1 - e²। तो हम 1 - e² को b²/a² बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमने लिख दिया 1 - e² को क्या लिख दिया, a टाइम्स ऑफ b²/a², और एक e पहले से ही बाहर, ऐसा कुछ बन गया, ठीक है। तो एक a से एक a कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, 1/e टाइम्स ऑफ b²/a, ऐसा कुछ बन गया, ठीक है। तो ये एक्चुअली में क्या आ गया, s से डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस। तो इसका मतलब कि अगर तुम्हें लैटर सेक्टम का लेंथ चाहिए होगा तो अगर तुम 2e से मल्टीप्लाई कर दो, किसको मल्टीप्लाई कर दो, 2e से, अगर हम 2e से मल्टीप्लाई करते हैं किसको, डिस्टेंस फ्रॉम S1 to D1, यानी फोकस से उसके करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस। करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स इज द इंपॉर्टेंट थिंग, ऐसा नहीं कि हम फोकस से इसका डिस्टेंस निकाल लेंगे D2 का, वो गलत हो जाएगा। फोकस से करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस, तो वो क्या हो जाएगा, 2e इंटू, वो हमने क्या निकाला था, 1/e इंटू b²/a, तो e से e कैंसिल हो गया, तो कितना आ जाएगा, 2b²/a आ गया, है ना। तो इसका मतलब कि ऑब्लिक इलिप्स अगर दिया हुआ है तो लैटर सेक्टम कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग दिस फार्मूला। और ये फार्मूला आपने लास्ट क्लास में बताया याद करने के लिए, तुम लोग को याद नहीं था। लैटर सेक्टम बराबर क्या होता है, 2e इंटू डिस्टेंस फ्रॉम फोकस टू डायरेक्ट्रिक्स, यानी 2e टाइम्स ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम फोकस टू डायरेक्ट्रिक्स। फोकस दिया हुआ, डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है, डिस्टेंस निकाल सकते हैं क्या, ठीक है, तो निकाल लो, डिस्टेंस फ्रॉम फोकस टू डायरेक्ट्रिक्स
निकाल लिया तो -1 माइनस ऑफ 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये आ गया डिस्टेंस फ्रॉम S2 डायरेक्ट्रिक्स विच इज इक्वल्स टू -1 -1 -2। 3 में से 1 गया 2 आ गया, सॉरी 3 में से 2 गया 1 आ गया, तो 1/√2 आ गया। ठीक है, और अपने को क्या निकालना है, लैटिस रेक्टम का लेंथ निकालना है। तो लैटिस रेक्टम का लेंथ बराबर क्या होता है, 2e टाइम्स ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम फोकस टू डायरेक्ट्रिक्स, तो 2e टाइम्स ऑफ 1/√2। ठीक है, e की वैल्यू कितनी है, 1/2 है, 2 इंटू 1/2 इंटू 1/√2, तो 2 से 2 खत्म, तो कितना आ जाएगा 1/√2। जो लैटिस रेक्टम का लेंथ आ गया वो कितना आ गया, 1/√2 आ गया। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हें इलिप्स का इक्वेशन लिखना होगा, इलिप्स का इक्वेशन कैसे लिखोगे, इस इलिप्स पे कोई पॉइंट P ले लिया जिसका कोऑर्डिनेट ले लिए x, y। वैसे h के लेते हैं बट आगे चल के h के को x, y से रिप्लेस करना है, कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं। तो P से S का डिस्टेंस और P से D का डिस्टेंस निकालेंगे, है ना। तो जो फॉर्मूला बोलता है इलिप्स का इक्वेशन लिखने के लिए, वो क्या लिखेंगे, PS का होल स्क्वायर बराबर E² टाइम्स ऑफ PD का होल स्क्वायर, ये करेंगे ना। तो PS का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, x माइनस AE। तो फोकस कितना दिया हुआ है, 1, -1, 0, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया PS स्क्वायर। E स्क्वायर वैल्यू कितना है, 1/4 टाइम्स ऑफ PD स्क्वायर, तो लाइन से डिस्टेंस का होल स्क्वायर एक्स वाई, तो कितना हो जाएगा x माइनस वाई प्लस 3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये तो लाइन से डिस्टेंस PD आ गया है तो उसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो चीज दिख रहा है ये आ गया इक्वेशन ऑफ एलिप्स। ठीक है, ये एलिप्स का इक्वेशन आ गया, लैटिस रेक्टम आ गया। और भी बाकी चीजें हमने लास्ट क्लास में बताया था कि बाकी पार्ट भी निकाल सकते हो, कैसे कैसे निकाल सकते हो। तो अगर वर्टेक्स निकालना होता, इस एलिप्स का वर्टेक्स निकालना होता, तो वर्टेक्स के लिए ए जो है वो एस और फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, यानी इसको M1 बोल दिया, तो एस और M1 को इंटरनली डिवाइड कर रहा होगा E:1 रेशियो में। ठीक है, और वैसे ही ये तो A1 निकल जाएगा, वैसे ही A2 जो है वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा होगा S और M1 को। समझ में आ रहा है बात, तो निकाल के दिखाई दे क्या, चलो कर ही लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने इलिप्स का इक्वेशन ले लिया, लैटिस रेक्टम का वैल्यू निकाल लिया। तो यानी कि कोई भी इलिप्स के बारे में हर चीज बताने के लिए अपने को अगर फोकस, डायरेक्ट्रिक्स और इसेंट्रिसिटी 3 इन्फॉर्मेशन रहेगा तो हर चीज निकाल सकते हैं। ठीक है ना, ऐसा कोई चीज बचा हुआ नहीं कि जो बच जाए, हर बात निकाला जा सकता है। तो चलो नेक्स्ट स्लाइड में देख लिया, जैसे मान लो अगर तुम्हें A1 फोकस कितना दिया हुआ है, फोकस दिया हुआ है -1,1 और सही है, -1,1 फोकस दिया हुआ है। अपने को फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स चाहिए, यानी M1 का कोऑर्डिनेट चाहिए, तो हम A1 A2 निकाल पाएंगे। तो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालने के लिए डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन पता है, एक्सिस का इक्वेशन भी पता होना चाहिए तभी निकाल पाएंगे। ठीक है, और एक्सिस का इक्वेशन कैसे निकालेंगे, तो एक्सिस जो है वो डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर लाइन है, तो पहले इक्वेशन ऑफ एक्सिस निकाल लो। ये सब करने से पहले इक्वेशन ऑफ एक्सिस निकालेंगे। तो एक्सिस का इक्वेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका जो स्लोप आएगा वो डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर आएगा, तो स्लोप ऑफ एक्सिस बराबर 1 माइनस स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, और स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या आया, मतलब डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है क्या, वैसे देख लिया, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन दिया हुआ है, वो दिया हुआ है x माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0। तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या दिया हुआ है, x माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0। तो जो स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकलेगा वो -1 अपॉन -1, हेलो, माइनस टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y विच इज इक्वल्स टू 1। तो डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप कितना आ जाएगा, मतलब डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप 1 आ गया, तो एक्सिस का स्लोप कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, -1 अपॉन 1 विच इज इक्वल्स टू -1। एक्सिस का स्लोप पता चल गया, और फोकस कितना दिया हुआ है, -1,1 दिया हुआ है। तो एक्सिस एक ऐसा लाइन होता है जो फोकस से पास करता है और डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर होता है। तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस कैसे लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ एक्सिस कैसे लिखेंगे, y माइनस y1, यानी कि हाँ y -1,
इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स ऑफ एनी -1 टाइम्स ऑफ x प्लस 1। ये है क्वेश्चन ऑफ एक्सिस, ठीक है। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू -1, x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 आ जाएगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग। देख लो, ये आ जाएगा एक्सिस का इक्वेशन -1 माइनस प्लस 1, ठीक है। और डायरेक्ट्रिक्स का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? डायरेक्ट्रिक्स का क्वेश्चन दिया हुआ है x माइनस वाई बराबर -3। डायरेक्ट्रिक्स का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? x माइनस वाई बराबर -3। तो ये हो गया एक्सिस का इक्वेशन, ये हो गया डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन। दोनों को सॉल्व करेंगे तो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स मिल जाएगा, यानी एम पॉइंट मिल जाएगा। तो यानी एम पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? यानी x, y अगर निकालोगे जो उसको सेटिस्फाई कर रहा होगा तो -1/2 आ जाएगा। दोनों को जोड़ दिया, 2 - -1, हाँ, और घटाएंगे तो 5/2 आएगा। हेलो, सेटिस्फाई कर रहा है क्या? देख लो, 5/2 में से 1/2 घटाएंगे तो 2 आएगा, सही है। तो -1/2, 5/2 क्या आ गया? ये आ गया m का कोऑर्डिनेट। ये क्या आ गया? m1 का कोऑर्डिनेट कह सकते हो, फर्स्ट फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। समझ में आ रहा है बात? क्या आ गया? m1 के कोऑर्डिनेट आ गया। अब m1 का कोऑर्डिनेट निकल गया तो बाकी वर्टाइसेस निकालना है, एलिप्स का निकाल सकते हैं। तो बाय यूजिंग द फैक्ट, कौन सा फैक्ट भाई? s का कोऑर्डिनेट कितना पता है? -1, 1, ठीक है। बीच में कहीं a1 वर्टेक्स आ रहा होगा एलिप्स का, ठीक है। और फिर कहीं m1 दिया हुआ है, और जैसा कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -1/2, 5/2, -1/2, 5/2, ये हो गया। रुको, यहाँ m1 जो है वो क्या दिया हुआ है? -1/2, 5/2, -1/2, 5/2, ये m1 का कोऑर्डिनेट है। तो ये e:1 राइट करता है ना। e का वैल्यू हमारा क्वेश्चन में क्या दिया? 1/2 दिया हुआ है, इसका मतलब कि ये 1:2 रेशो राइट कर रहा होगा। अगर e:1 में डिवाइड कर रहा है, e का वैल्यू कितना है? 1/2 है। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं क्या कि ये 1:2 में डिवाइड कर रहा है, सही है। तो हम a1 का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं बहुत इजीली, ठीक है। तो a1 का अगर कोऑर्डिनेट निकालना होगा तो वो कैसे निकालेंगे? 1 टाइम्स ऑफ दिस, यानी कि -1/2, 1 टाइम्स ऑफ -1/2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ -1, तो -2 डिवाइड बाई 3, कॉमा 1 टाइम्स ऑफ 5/2, तो 5/2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1/3। तो इससे a1 का कोऑर्डिनेट निकल गया, और a1 का जो कोऑर्डिनेट निकला वो कितना आ जाएगा? -4 -1, कितना हो जाएगा? -5, -5/6, कॉमा 4, 9/6, 9/6 आ गया, ठीक है। तो -5/6, कॉमा 9/6, ये आ गया a1 का कोऑर्डिनेट। a2 निकालना है तो a2 भी निकाल सकते हैं। a2 निकालने के लिए क्या करेंगे? यानी सेकंड वर्टेक्स निकालना है अपने को। तो a2 यहाँ पे है, यहाँ पे s है, और यहाँ पे m1 है। s का कोऑर्डिनेट पता है -1, 1, m1 का कोऑर्डिनेट पता है -1/2, 5/2, ठीक है। अब अपने को पता है कि a2 जो है वो इसको e:1 रेशो राइट करता है। तो a2 से लेके s1 का जो डिस्टेंस आ जाएगा वो e आ जाएगा, और a2 से लेके m1 का जो कहानी आ जाएगा वो 1 आ जाएगा। ऐसा कुछ होता है, यानी a2 जो है वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है एस एम वन लाइन सेगमेंट को। a2 जो है वो एक्सटर्नली e:1 रेशो डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब कि e का वैल्यू कितना है? 1/2 है। तो ये अगर 1/2 है तो ये 1 है। या फिर तुम ऐसे बोल सकते हो कि अगर ये मतलब इसका डबल है ये लेंथ, ठीक है ना। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सही बोल रहे हैं, हाँ। इसका अगर यानी कि ये अगर k बाई, या फिर इसको अगर k बोल देंगे तो ये 2k हो जाएगा। हेलो, समझ में आ रहा बात? तो अपने को हाँ। क्या दिखा कि s जो है वो मिड पॉइंट हो गया a2 और m1 का, स्पेशली इस केस में हो गया ना। इन शॉर्ट यानी कि ऐसा कुछ हो गया, तो इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं कि 1:1 हो गया, या फिर जैसे भी अपने हिसाब से समझ लो। तो s जो है मिड पॉइंट हो गया, तो इसका मतलब कि a2 का कोऑर्डिनेट प्लस m1 का कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाई 2 बराबर s का कोऑर्डिनेट आना चाहिए, है ना। तो इसका मतलब कि अगर तुम्हें a2 का कोऑर्डिनेट निकालना होगा तो 2 टाइम्स ऑफ s का कोऑर्डिनेट,
या तुम एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला लगा सकते थे, तुम्हें जो आता है वो लगा लो, माइनस m1 का कोऑर्डिनेट यही आ जाएगा। तो a2 का x कोऑर्डिनेट निकालना है, यानी कि a2 के कोऑर्डिनेट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे a2 का कोऑर्डिनेट? तो a2 का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए 2 टाइम्स ऑफ s का कोऑर्डिनेट, 2 टाइम्स ऑफ s का x कोऑर्डिनेट तो -2, फिर माइनस टाइम्स ऑफ m1 का x कोऑर्डिनेट तो +1/2, कॉमा, फिर क्या करेंगे 2 टाइम्स ऑफ s का x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट तो 2 × 1 यानी कि 2 ही आ जाएगा, +2 आ जाएगा, फिर माइनस m1 का y कोऑर्डिनेट तो 5/2, बिल्कुल सही है। तो a2 का कोऑर्डिनेट निकाल दो, कितना आ जाएगा -4 + 1 -3/2, कॉमा 4 में से 5 गया -1/2, सही है क्या? 2 दूनी 4 में से 5 गया -1/2, कॉमा -3/2, ठीक है। तो -1/2 कॉमा -3/2 क्या आ गया? a2 का कोऑर्डिनेट आ गया, ठीक है। अब a1 और a2 का कोऑर्डिनेट पता चल गया, तो वर्टाइसिस का कोऑर्डिनेट पता चल गया, सेंटर निकालना है सपोज, तो सेंटर निकाल क्या करेंगे a1 + a2/2, a1 का कोऑर्डिनेट प्लस a2 का कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय 2, क्योंकि सेंटर क्या होता है? मिड पॉइंट ऑफ वर्टाइसिस होता है। तो a1 का कोऑर्डिनेट प्लस a2 का कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय 2 अगर हम कर दें तो वहां से अपने क्या मिल जाएगा? सेंटर का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो दोनों को जोड़ दो और डिवाइड बाय 2 कर दो, तो यहाँ से सेंटर का जो कोऑर्डिनेट मिलेगा, इलिप्स के सेंटर कोऑर्डिनेट क्या मिल जाएगा? तो इलिप्स के a1 + a2 तो -5/6 -3/2 कितना होता है? -5/6 -3/2 डिवाइडेड बाय 2, कॉमा -1/2 और +9/6, -1/2 +9/6 को क्या लिख सकते हैं? 3/2 लिख सकते हैं, हाँ 3/2 लिख सकते हैं। तो -1/2 + 3/2, -1/2 + 3/2 डिवाइड बाय 2, देख लो सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा। तो 9 5 14 -14/12, तो कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो रहा ना, देख लेना एक बार, कॉमा 3 में से 1 गया, 2/2 1 1/2, सही है क्या? सही होगा। हमने क्या किया? 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6, 9, 9 में से 5 गया, 9 5 14 अपॉन 6, ठीक है सही है। तो ये 7/-7/6 आ जाएगा, तो -7/6 कॉमा -7/6 कॉमा 1/2 सेंटर आ गया, ठीक है। अब सेंटर आ गया तो S2 निकाल सकते हो क्या? अपने को सेंटर पता चल गया और S1 पता है, तो S2 भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलो आगे देख लेते हैं। सेंटर अपने को पता चल गया, S1 अपने को पता है, S1 का कोऑर्डिनेट -1, 1 दिया हुआ है। सेंटर का कोऑर्डिनेट हमने क्या निकाला? -7/6, 1/2, -7/6, 1/2। तो जो S2 आया होगा, S2 और S1 का मिड पॉइंट होता है सेंटर, ठीक है। तो बाय यूजिंग द फैक्ट हम ये चीज निकाल सकते हैं, यानी कि S1 + S2/2 बराबर C। तो अगर तुम्हें S2 निकालना है तो S2 बराबर कितना हो जाएगा? 2C - S1, ठीक है। तो S2 के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। S2 के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? 2 टाइम्स ऑफ x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, तो -7/3 आ जाएगा, -S1 यानी कि +1, कॉमा 2 टाइम्स ऑफ सेंटर का y कोऑर्डिनेट 1/2 -S1 यानी कि -1, y कोऑर्डिनेट ऑफ S1, ऐसा कुछ आ जाएगा। देख लो कितना आ रहा है। तो दिस थिंग इज इक्वल्स टू 7 में से 3 गया -4/3, सही है, -4/3 कॉमा 1 - 1 0, तो -4/3 कॉमा 0 क्या हो जाएगा? सेकंड फोकस आ गया, यानी कि हमने बहुत कुछ निकाल लिया। फिर M2 भी निकाल सकते हो, है ना, अगर सेकंड फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालना है तुम्हें। सेकंड फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालना है तो अपने को M1 पता है ना, अपने को M2 निकालना है और सेंटर पता है। तो -7/6, 1/2, M1 क्या निकाले थे? M1 कहीं निकला हुआ था, -1/2, 5/2, ये था ना, -1/2, 5/2, तो डाल यहाँ लिख दिया, -1/2, 5/2। M1 पता है, अब अपने को पता है कि M1 M2 का मिड पॉइंट क्या होता है? सेंटर होता है।
ठीक है। तो इसका मतलब कि M2 का अगर कोऑर्डिनेट निकालना होगा तो M2 का क्या लिखोगे 2C माइनस M1, ठीक है। तो M2 का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, M2 का कोऑर्डिनेट बराबर 2 टाइम्स ऑफ -7/6 माइनस M1 यानी कि +1/2, कॉमा, फिर क्या करेंगे, कॉमा 2 टाइम्स ऑफ 1/2 -5/2। सही है क्या, देख पा रहे हो बात को। तो यहाँ से M2 का भी कोऑर्डिनेट निकल गया। M2 का कोऑर्डिनेट कितना निकल जाएगा, तो ये आ जाएगा -7/3, देखो करके कितना आ रहा है, यार होगा -7/3 +1/2, तो कितना हो जाएगा -14 + 3/6, -14 + 3/6 कितना होता है भाई ये, तो 14 में से 3 -11/6, तो ये कितना हो जाएगा माइनस ऑफ, ये आ जाएगा -11/6, कॉमा ये आ जाएगा 2 - 5/2, तो -3/2, -3/2। सही है। तो अपना M2 भी निकल गया। अब M2 निकल गया तो डायरेक्ट्रिक्स का क्वेश्चन, सेकंड डायरेक्ट्रिक्स का क्वेश्चन लिखना है ना। तो M2 से पास करता हुआ एक लाइन होगा जो डायरेक्ट्रिक्स 1 के पैरेलल होगा। तो डायरेक्ट्रिक्स 1 का इक्वेशन क्या था, डायरेक्ट्रिक्स 1 का स्लोप कितना था, 1 था, है ना। दोनों का स्लोप 1 ही होगा, ऑफ कोर्स दोनों का स्लोप बराबर होगा, तो इसका स्लोप भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। पॉइंट पता है, तो डायरेक्ट्रिक्स 2 का इक्वेशन क्या लिखेंगे, डायरेक्ट्रिक्स 2 का जो इक्वेशन आ जाएगा वो आ जाएगा y - y1, y1 बोले तो कितना +3/2 बराबर स्लोप टाइम्स ऑफ यानी 1 टाइम्स ऑफ x - x1 यानी कि 11/6। तो ये आ गया डायरेक्ट्रिक्स 2 का इक्वेशन, है ना। और कुछ बचा हुआ है क्या, बहुत कुछ निकाल लिए, और भी बचा हुआ है b और b' पॉइंट बचा हुआ है, कह सकते हो, ठीक है। उसके साथ मेहनत करना पड़ेगा उसके लिए तो उसके लिए b निकालना होगा, e पता चली गया है तो b भी निकाल सकते हैं, है ना। तो मतलब हमने ठीक है मेजर आइडिया दे दिया कि सारा चीज निकाल सकते हो, कुछ ऐसा बचा हुआ नहीं है जो नहीं निकाल सकते, ठीक है, काफी है इतना। और भी क्वेश्चन का पूछने का तरीका क्या हो सकता है, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में बोल दिया इफ 5x - 1² प्लस 5y - 2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा + 1 टाइम्स ऑफ 3x + 4y - 1 3x + 4y - 1 का होल स्क्वायर रिप्रेजेंट्स एन एलिप्स, represents an ellipse, find value या ब्रैकेट में लिख दिया वैल्यूज ऑफ लैम्डा। ये क्वेश्चन करो तो। क्वेश्चन जो है इसको हम उस तरीके से ब्रेक करते हैं, 5 यानी कि 25 बाहर ले लो, 5 बाहर लेंगे 25 बाहर आ जाएगा, 25 भी आएगा ना, 5 का स्क्वायर बाहर आ गया, अंदर क्या मिल जाएगा अपने को x - 1/5 का होल स्क्वायर प्लस ये पूरा 25 बाहर है प्लस y - 2/5 का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ बन गया होगा, इज इक्वल्स टू, अब ये इसको लिख सकते हैं लैम्डा -1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लैम्डा -1 का होल स्क्वायर 3x + 4y - 1 का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ आ गया होगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड 25 से डिवाइड करेंगे, या दोनों साइड √3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मतलब डिवाइड किया दोनों साइड, √3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर के होल स्क्वायर से डिवाइड किया, तो एक्चुअली ये 25 ही है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है वो कैसा दिखेगा,
ये पूरा एक्सप्रेशन दिखेगा x माइनस 1/5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2/5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू लैम्डा माइनस 1 का होल स्क्वायर, फिर मॉड ऑफ 3x प्लस 4y माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ऐसा कुछ दिख रहा है। तो अपने को क्लियर दिख रहा है कि ये जो क्वेश्चन हो गया है ना, ये कोई ना कोई कोनिक ही है ऑफ कोर्स, क्योंकि फिक्स पॉइंट का काम कौन कर रहा है, फोकस का काम कर रहा है इसमें 1/5, 2/5, ये फोकस हो गया। तो फोकस डिस्टेंस का होल स्क्वायर बराबर डायरेक्ट्रिक्स डिस्टेंस का होल स्क्वायर, ये लिखा हुआ ना। तो इसका मतलब कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो पीएस के होल स्क्वायर का काम कर रहा है, यानी एस से डिस्टेंस का होल स्क्वायर। और राइट हैंड साइड क्या है, अब ये जो इक्वेशन होगा, ये लाइन जो होगा, ये डायरेक्ट्रिक्स होगा, है ना। तो लैम्डा माइनस 1 का होल स्क्वायर टाइम्स ऑफ क्या गया, पीडी का होल स्क्वायर, ऐसा ही लिखा हुआ है। तो हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि इलिप्स के लिए क्या होता है, पी एस बाई पी डी ई के बराबर होता है, मतलब हमेशा ई के बराबर होता है। और तो पी एस स्क्वायर बराबर क्या होना चाहिए, ई स्क्वायर टाइम्स ऑफ पी डी स्क्वायर होना चाहिए ना। इसका मतलब कि ये जो चीज है, ये लैम्डा माइनस 1 का होल स्क्वायर जो लिखा हुआ है, वो एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है, ई स्क्वायर लिखा हुआ है। हाँ। ठीक है, तो ई स्क्वायर को क्या होना पड़ेगा, ई स्क्वायर शुड बी, या फिर इसको और स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट ही कर लो ताकि झंझट ही खत्म हो जाए। तो ऑफ कोर्स ये ई स्क्वायर का काम कर रहा होगा, तो ई अगर निकालना है, या फिर चलो ई स्क्वायर समझ में आ गया, तो ई स्क्वायर क्या है, लेस देन 1, इसको क्या होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए, समझ में आ रहा है ना। सो ई स्क्वायर, हाँ ई लेस देन 1 होना चाहिए। इलिप्स को कब रिप्रेजेंट करेगा, जब उसकी इसेंट्रिसिटी, अब फोकस देखो इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या, 1/5, 2/5 इस लाइन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब कि फोकस जो है वो डायरेक्ट्रिक्स के अलग है, यानी डायरेक्ट्रिक्स लाइन ये है तो फोकस उसके बाहर है ना। हाँ। अगर फोकस उस पर लाई कर जाता, इसेंट्री चाहे कुछ भी होता, तो पेयर स्ट्रेट लाइन होता वो, बट फोकस उस पर लाई नहीं कर रहा है, फोकस बाहर है। तो इसका मतलब कि फिर ई पे डिपेंड करता है ई क्या है। ठीक है, तो ई अगर उसका 1 से छोटा हो जाए, 0 से 1 के बीच में हो जाए, तो हम बोल सकते हैं कि इलिप्स है। ठीक है, तो ई स्क्वायर की वैल्यू लैम्डा माइनस 1 आ गया, तो ई कितना आ गया, मॉड ऑफ लैम्डा माइनस 1 आ गया। हेलो, देख सकते हैं क्या, अगर ई स्क्वायर जो है वो लैम्डा माइनस 1 का होल स्क्वायर आ गया, दो साइड स्क्वायर रूट लेंगे, तो ई बराबर स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो अगर स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो बाहर क्या आता है, मॉड एक्स आता है ना। इसका मतलब कि ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मॉड ऑफ लैम्डा माइनस 1। ई अपन निकल गया मॉड ऑफ लैम्डा माइनस 1। तो मॉड ऑफ लैम्डा माइनस 1 शुड बी लेस देन क्या होना चाहिए, लैम्डा माइनस 1 का जो मॉड है वो लेस देन क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। मॉड ऑफ लेस देन मतलब दिस थिंग शुड बी इक्वल्स टू लेस देन 1, ऐसा कुछ होना चाहिए। इससे क्या समझ में आ गया कि अगर कोई भी एनीथिंग, कोई भी मॉड ऑफ एनीथिंग अगर लेस देन 1 है, इसका मतलब कि अगर तुम नंबर लाइन अज्यूम कर रहे हो, यहाँ -1 ले रहे हो, यहाँ +1 ले रहे हो, तो वो नंबर जो है वो -1 से +1 के बीच में अगर फ्लक्चुएट करेगा, तो उसकी ऑरिजिन से डिस्टेंस 1 से छोटी होगी, है ना। जैसे मतलब एनीथिंग जो है मॉड का जो अंदर चीज लिखा हुआ है वो -1 से +1 के बीच में लाई करना चाहिए। ठीक है, तो मॉड के अंदर क्या लैम्डा -1 है, तो लैम्डा -1 शुड लाइज बिटवीन -1 से +1, तो -1 से बड़ा होना चाहिए, +1 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ से लैम्डा क्या मिल जाएगा, यहाँ से लैम्डा मिलेगा 0 से लेकर, सॉरी ओपन, यार ओपन है ना, इक्वल टू नहीं लगाएंगे, हाँ। तो लैम्डा -1 जो है 0 से लेकर के 2 के बीच में लाई करना चाहिए, है ना। तो यहाँ से क्या आ गया, लैम्डा बिलोंग्स टू 0 से लेकर के 2, 0 ओपन से लेकर के 2 ओपन। बट इसमें एक चीज और ध्यान रखना है कि अगर लैम्डा की वैल्यू 1 हो गई, अगर लैम्डा की वैल्यू 1 हो गई, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर राइट साइड पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 इंटू समथिंग 0, खत्म बात, समझ में आ रहा है बात। अगर हाँ। लैम्डा की वैल्यू 0 हो गई तो राइट साइड पूरा 0 ही हो जाएगा। जब राइट साइड पूरा 0 हो जाएगा तो दिस थिंग बराबर 0, दिस थिंग बराबर 0, तो वो सिर्फ और सिर्फ 1/5, 2/5 पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। अगर लैम्डा की वैल्यू 1 हो गई तो ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा पूरे प्लेन में, इंटायर 2D प्लेन में सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा वो, और किसी को नहीं करेगा।
समझ में आ रहा है बात, है ना? तो इसका मतलब कि लैम्डा की वैल्यू 1 नहीं हो सकती है, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगा, एलिप्स तो होगा ही नहीं, है ना? तो इसका मतलब कि इसमें से 1 को निकाल दिया तो -1, तो यही आंसर हो जाएगा। एक और बात है, वो कुछ ऐसा है, जैसे हमारा जो एलिप्स का इक्वेशन होता है वो क्या होता है, x² / a² + y² / b² = 1, ठीक है ना? यही होता है एलिप्स का इक्वेशन। अच्छा, और एलिप्स का फोटो कैसा होता है? तो यहाँ से एक बढ़िया ऑब्जर्वेशन निकलेगा, ऐसा कुछ होता है। एक्सिस का इक्वेशन क्या लिखोगे? y = 0, ये हो गया एक्सिस का इक्वेशन। इसको बोल सकते हैं एक्सिस, मेजर एक्सिस बोल सकते हो, सॉरी मेजर एक्सिस बोल सकते हो इसको, मेजर एक्सिस का इक्वेशन y = 0। वैसे माइनर एक्सिस का इक्वेशन कितना हो जाएगा? x = 0। तो ये किसका इक्वेशन है? दिस इज इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस, ठीक है? और एलिप्स ये होता है। तो तुम ध्यान से ऑब्जर्व करो, इस एलिप्स पर अगर हम कोई भी एक पॉइंट ले लें x, y, इस एलिप्स से अगर हम कोई भी पॉइंट ले लेते हैं x, y, ठीक है? तो ये x, y का लोकस है ना? लोकस ऑफ x, y, तो उसमें x क्या है, y क्या है? तो x अगर देखा जाए तो बेसिकली क्या है, माइनर एक्सिस से डिस्टेंस, हेलो, माइनर एक्सिस डिस्टेंस, या तुम ऐसे ही बोल सकते हो कि एक लाइन L1 है, ये मेजर एक्सिस को L1 बोल दो और माइनर एक्सिस को लाइन L2 बोल दो, और दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, तो दो परपेंडिकुलर लाइन दिया हुआ है, समझ लो, एक L1 और एक L2। तो x क्या हो गया, यानी कि x एक्चुअली में क्या है, ये डिस्टेंस है, यानी L2 से डिस्टेंस है ना? तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं डिस्टेंस ऑफ, क्या बोल रहा था मैं, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ एनी वेरिएबल पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ एनी वेरिएबल पॉइंट x, y from distance of any variable point x, y from minor axis, या फिर फ्रॉम L2 लिख लो, इतना क्या दिमाग लगा, फ्रॉम L2 लिख लिया, डिवाइडेड बाई, ऐसा है, मतलब x² तो ही हो गया ना, उसका होल स्क्वायर, सॉरी उसका होल स्क्वायर भी लिख लो ताकि झंझट ही खत्म हो जाए, इसका होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस ऑफ एनी वेरिएबल पॉइंट p x, y फ्रॉम लाइन L2, फ्रॉम लाइन L2 से किसी पॉइंट का डिस्टेंस का होल स्क्वायर अपॉन, नीचे में क्या है, नीचे में क्या है, अब देखो ये जो लेंथ कहलाएगा A1 A2, ये A1 A2 एक लेंथ है और एक B1 B2 लेंथ है, B1 ऊपर है, सॉरी B1 ऊपर, नीचे B2 है, तो B1 B2 लेंथ है। तो हम क्या बोलेंगे, A1 A2 क्या हो गया, इंटरसेप्ट ऑफ L1, यानी कि वो कर्व जो है, जो एलिप्स जो कर्व है, वो कर्व लाइन L1 को इंटरसेप्ट कर रहा है, तो L1 का लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट बोल सकते हो, यानी कि लेंथ ऑफ पोर्शन ऑफ लाइन L1 इंटरसेप्टेड बाय एलिप्स इज A1 A2। वैसे ही B1 B2 क्या है, B1 B2 क्या बोलोगे अगर लैंग्वेज में बोलोगे तो B1 B2 को लैंग्वेज में बोलेंगे, इट इज इंटरसेप्टेड पोर्शन ऑफ लाइन L2 बाई एलिप्स, बाई कर्व, यही ना? तो इंटरसेप्टेड पोर्शन, यहाँ पे क्या लिखना है, A² लिखना है अपने को, यहाँ पे क्या लिखना है, A² लिखना है। तो A² क्या है, 2a का आधा, यानी A1 A2 के आधा का होल स्क्वायर, ये क्या लिखा हुआ है, A1 A2 के आधा का होल स्क्वायर, ये लिखा हुआ है ना, प्लस, फिर उसे प्लस, और क्या लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिस्टेंस ऑफ वेरिएबल पॉइंट p x, y डिस्टेंस फ्रॉम लाइन L1। तो डिस्टेंस फ्रॉम लाइन L1 क्या हो जाएगा, ये जो डिस्टेंस है इसी को y बोलते हैं, है ना? तो यानी कि y का स्क्वायर, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम लाइन L1, डिस्टेंस फ्रॉम लाइन L1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई b², b² क्या है, B1 B2 के आधा का होल स्क्वायर,
बराबर 1। ऐसा होता है एलिप्स का इक्वेशन। समझ में आ रहा है बात? तो अब तुम ध्यान से देखना कि इसको और अच्छे से लिखा तो हम ऐसे लिख लेंगे इसको, बढ़िया से अगर लिखेंगे तो डिस्टेंस ऑफ, यानी कि डिस्टेंस ऑफ छोड़ो उतना, डिस्टेंस फ्रॉम L2 का होल स्क्वायर अपॉन इंटरसेप्टेड पोर्शन ऑफ L1 अपॉन इंटरसेप्ट ऑफ L1 का आधा का होल स्क्वायर। तो अगर ऊपर में डिस्टेंस फ्रॉम L2 है तो नीचे में क्या है? इंटरसेप्ट ऑफ L1 है। हेलो, समझ में? A1 A2 है ना, A1 A2 क्या है? L1 का इंटरसेप्ट है, ऊपर में डिस्टेंस क्या था? L2 से डिस्टेंस था। समझ में आ रहा है बात? तो डिस्टेंस फ्रॉम L2 का होल स्क्वायर अपॉन इंटरसेप्ट ऑफ L1 का आधा का होल स्क्वायर प्लस डिस्टेंस फ्रॉम L1 का होल स्क्वायर अपॉन इंटरसेप्ट ऑफ L2 का आधा का होल स्क्वायर बराबर 1, है ना। और L1 L2 क्या होता है? दो परपेंडिकुलर लाइन होता है। और L1 L2 क्या होता है? दो परपेंडिकुलर लाइन होता है, यानी L1 एंड L2 आर टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस या टू परपेंडिकुलर लाइंस। ऐसी कहानी हो गई। समझ में आ रहा है बात? ठीक है। तो इलिप्स का इक्वेशन तो वैसे भी लिख सकते हो, पहले ये लिख लो पूरा कहानी, उसके बाद मैं बताता हूँ। लिख लिए क्या? हेलो। हाँ। हाँ, तो अगर ये बात लिख लिए हो तो क्वेश्चन इस पे कैसा पूछा जा सकता है वो देख लिया। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ellipse whose एक्सेसेस, अब एक्सेस मतलब माइनर और मेजर एक्सेस दोनों, है ना, whose एक्सेसेस आर ऑफ लेंथ 6 and 2√6 and their equations are x minus 3y plus 3 बराबर 0 and 3x plus y minus 1 बराबर 0 रेस्पेक्टिवली। ये हो गया क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला? क्वेश्चन में बोला कि दो परपेंडिकुलर लाइन दिया हुआ है ना, यानी कि इलिप्स का दोनों एक्सिस दिया हुआ है। तो तुम देख लो ये दो लाइन परपेंडिकुलर है क्या? दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट देख लो, -1 आ रहा होगा, है ना। हाँ। दोनों लाइन परपेंडिकुलर लाइन है ऑफ कोर्स, तो कैसा भी लाइन हो सकता है। तो एक लाइन मान लो ऐसा है, इसको सपोज L1 बोल दिया, एक इसके परपेंडिकुलर लाइन है, इसको मान लो सपोज L2 बोल दिया। ठीक है, इलिप्स तो कैसा भी हो सकता है, आई डोंट नो कैसा है। ठीक है, फिर बोला कि जो L1 का इंटरसेप्ट है वो 6 लेंथ का है और L2 का जो इंटरसेप्ट है वो 2√6 लेंथ का है। तो यानी कि L2 मेजर एक्सिस है, इन शॉर्ट कहने का मतलब, क्योंकि L2 का जो इंटरसेप्ट लेंथ है, जो इलिप्स जो इंटरसेप्ट कर रहा है L2 को, वो 2√6 लेंथ का कर रहा है ना। तो इसका मतलब इलिप्स कुछ ऐसा दिख रहा होगा, इलिप्स का डायग्राम कुछ ऐसा बन रहा होगा। ठीक है, अगर ये इलिप्स है तो जो L2 यानी कि A1 A2 आ गया है, यहाँ पे A1 लिख दो, यहाँ पे A2 लिख दो, तो पूरा A1 A2 का लेंथ कितना आ गया? 2√6 आ गया, है ना। तो ये पूरा लेंथ कितना दिया हुआ है? 2√6 दिया हुआ है, ये पूरा लेंथ 2√6 दिया हुआ है। ठीक है, और ये जो B1 B2 कहलाएगा, B1 ले लिया और इसको B2 ले लिया, तो जो B1 B2 है वो कितने लेंथ का हो जाएगा? तो B1 B2 का लेंथ कितना दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि द इक्वेशन ऑफ इलिप्स व्हिच एक्सेस आर दिस एंड दिस, एक्सेस आर ऑफ लेंथ दिस एंड दिस, यानी A1 A2 का लेंथ 2, A1 A2 का लेंथ 2√6 दे दिया और B1 B2 का लेंथ 6 दे दिया। ठीक है, और दोनों एक्सिस का इक्वेशन दे दिया, L1 L2 दे दिया। तो सर L1 6 ना मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस किसकी हो जाएगा?
क्योंकि अच्छा वो बड़ा है। सॉरी बड़ा है सॉरी सॉरी गलती कर रहा। हाँ ठीक है कोई बात नहीं। मेजर एक्सिस 6 यानी ये लेंथ 6 के बराबर और ये लेंथ 2√6 के बराबर। ठीक है ऐसा कुछ कहानी हो गया। तो हमारे लिए 2√6 किसका इंटरसेप्ट है? तो 2√6 का इक्वेशन ये है और इसके लिए इक्वेशन ये है। तो 6 वाला जिसका इंटरसेप्ट है उसका वही वो L2 का काम कर रहा है। तो L2 हमारे लिए कौन हो गया? L2 हमारे लिए ये हो गया, कह सकते हो। 16 कलर से लिख लिया। हमारे लिए L2 क्या हो गया? ये हो गया, क्योंकि 6 उसी का इंटरसेप्ट है, उस लाइन का इंटरसेप्ट है। और 2√6 जिसका इंटरसेप्ट है वो हमारे लिए L1 हो गया। तो हम इसको क्या बोलेंगे? इस वाले को L1 बोलेंगे। समझ में आया बात? ठीक है। तो हमारा जो इक्वेशन ऑफ एलिप्स होता है वो क्या होता है? किसी भी वेरिएबल पॉइंट x, y का डिस्टेंस फ्रॉम L1। तो अगर तुम ऐसा लिखते हो डिस्टेंस फ्रॉम L1, कुछ भी लिख सकते हो, डिस्टेंस फ्रॉम L2 व्हाटएवर, तो L1 से अगर डिस्टेंस निकालें किसी वेरिएबल पॉइंट x, y का, तो कितना आ जाएगा? 3x प्लस y माइनस 1 आएगा अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यही आएगा। तो डिस्टेंस ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है डिस्टेंस फ्रॉम L1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे? डिवाइडेड बाई L2 का इंटरसेप्ट का होल स्क्वायर। डिवाइड बाई क्या करेंगे? L2 के इंटरसेप्ट का होल स्क्वायर। तो L2 का इंटरसेप्ट कितना है? L2 के इंटरसेप्ट का आधा का होल स्क्वायर। तो 9 हाँ L2 का इंटरसेप्ट कितना है? 6 है। तो 6 का आधा कितना हो गया? 3। यानी कि यहाँ पे क्या लिखेंगे? 6 के आधा का होल स्क्वायर प्लस, फिर क्या करेंगे? डिस्टेंस फ्रॉम L1 हो चुका, आप दूसरा लाइन ले लो, डिस्टेंस फ्रॉम L2। तो डिस्टेंस फ्रॉम L2 कितना हो जाएगा? किसी पॉइंट x, y का x माइनस 3y प्लस 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ठीक है। अब इस लाइन को छोड़ के दूसरा लाइन है उसका इंटरसेप्ट, तो x माइनस 3y प्लस 3 को छोड़ के दूसरा लाइन है, यानी कि ये L2 से था डिस्टेंस, है ना। तो यानी कि नीचे में क्या आ जाएगा? L1 के इंटरसेप्ट के आधा का होल स्क्वायर। तो L1 का इंटरसेप्ट कितना है? 2√6 है। तो 2√6 के आधा का होल स्क्वायर बराबर 1। तो यही हो जाएगा इस इक्वेशन, मतलब एलिप्स का इक्वेशन आ जाएगा। इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई भी कर सकते हो चाहो तो दिख रहा होगा ये 9 है, 3 का स्क्वायर कितना? 9 और 1 10, 10 आ जाएगा, और ये 9 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा देख लो, आ जाएगा 3x प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 90, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 90 प्लस, फिर ये कितना आ जाएगा? x माइनस 3y प्लस 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6, तो डिवाइड बाई 60 बराबर 1। आया समझ में बात? हेलो। हाँ। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब कभी उल्टा भी पूछा जा सकता है, ये तो हमने ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछता कि इलिप्स का इक्वेशन ये दिया हुआ है, इलिप्स का इक्वेशन ये दिया हुआ है, ठीक है, बोलता फाइंड लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम ऑफ गिवन कोनिक, है ना। फाइंड लेंथ ऑफ लैटर। अब देखो हमेशा ऐसा इलिप्स ही होगा, कोई और कोनिक तो होगा नहीं इस तरह के स्ट्रक्चर में। समझा बात? जैसे मान लो तुम्हें दो लाइन है, एक लाइन L1 है और एक लाइन L2 है, तो L1 लाइन का होल स्क्वायर L2 लाइन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई सम नंबर अपॉन डिवाइडेड बाई सम नंबर, बीच में जोड़ा हुआ है +1 बराबर 1। ऐसा जब भी दिख जाए तो वो पक्का एक इलिप्स होगा, पहचाने जो था ही नहीं, फॉर श्योर इलिप्स होगा। तो हम क्लियरली बोल देंगे कि एक इलिप्स का इक्वेशन है, पहले बात तो समझ में आ गया। तो फाइंड द लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम, अगर पूछा जाए कि फाइंड द लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम ऑफ गिवन कोनिक, वो बताएगा भी नहीं कि कौन सा कोनिक है, तो तुमको खुद ही समझना है। फाइंड लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम, सीधे ऐसा बोल दिया। तो लैटस रेक्टम कैसे निकालेंगे? अपने को समझ में आ गया कि
जो बड़ा, अब देखो अब यहाँ पे बड़ा छोटा वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। लैटिस रेक्टम का लेंथ क्या होता है? वो होता है 2b² a, ये होता है ना लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब कि 2 टाइम्स ऑफ छोटा वाला का होल स्क्वायर, है ना, 2 टाइम्स ऑफ स्मॉलर वन का होल स्क्वायर अपॉन लार्जर वन। फॉर्मूला ऐसा होता है। हेलो, अगर ऐसे याद रखो तो दिक्कत ही नहीं होगी। अगर हमने ऐसे याद कर लिया तो देखो स्मॉलर वन कितना है, 2 टाइम्स ऑफ, ठीक है। स्मॉलर वन कितना हो जाएगा, b² यानी कि 60। स्मॉलर वन कितना है, 60 है, तो 2 टाइम्स ऑफ b² यानी कि स्मॉलर वन क्या आ जाएगा, b² का काम कौन करेगा, इसका मतलब 60 करेगा, तो b का काम कौन करेगा, √60 करेगा, तो √60 का होल स्क्वायर अपॉन लार्जर वन कौन है, 90, तो लार्जर वन 90, तो a² का वैल्यू हो गया, तो उसका रूट, तो √90। हेलो, सही है क्या, आया है, कम समझ में आया, आगे आओगे? क्योंकि अब इसमें तो कंफ्यूज होगा ना, बी कौन है, ए कौन है, पता ही चलेगा तुम्हें, क्योंकि तुमने क्या रटा है कि एक्स के नीचे वाला ए होता है, वाई के नीचे भी ऐसा थोड़ा होता है, लाइन के फॉर्म रहेगा तो पता ही चलेगा, है ना। तो फॉर्मूला स्मॉलर वन यानी बड़ा वाला अपॉन छोटा वाला, छोटा वाला का होल स्क्वायर अपॉन बड़ा वाला का इनटू टाइम्स 2, ये होता है लैटिस रेक्टम का फॉर्मूला। ऐसे याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नाम की चीज ही नहीं है ना। यानी कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे लिए b² काम कौन कर रहा है, b² काम कर रहा है छोटा वाला 60, a² काम कौन कर रहा है 90, तो बस ये भी डाल दो, खत्म बात। आ रहा है समझ में बात, पूरी कहानी, ठीक हाँ है। सर। हाँ, क्योंकि इसमें अब ये मीनिंगलेस हो गया ना, वर्टिकल लिप्स और हॉरिजॉन्टल लिप्स बोलना ही मीनिंगलेस हो गया, इसमें बोलना ही मीनिंगलेस हो गया। तो हम फॉर्मूला हमेशा बड़ा वाला अपन छोटा वाला के तरीके से याद रखेंगे, तो कहीं समस्या नाम की चीज नहीं आनी चाहिए, सब हो जाएगा, ठीक है। और भी देख लेते हैं। तो मतलब ऐसे टॉपिक पे 2 तरह के क्वेश्चन बनेंगे, एक तो इलिप्स का एक क्वेश्चन लिखने के लिए दे देगा और दोनों लाइन का इंटरसेप्ट दे देगा और दोनों लाइन दे देगा, या फिर इस तरीके से इक्वेशन ही दे देगा, है ना, और उसका इसेंट्रिसिटी पूछ ले, है ना, या फिर उसका लैटिस रेक्टम का लेंथ पूछ ले। समझ में आ रहा है बात? वैसे अगर तुम्हें इसेंट्रिसिटी पूछता है इसमें तो निकाल पाते क्या? हेलो, पक्का निकाल लेते, निकाल लेना इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी बराबर क्या लिखोगे, 1 माइनस छोटा वाला का होल स्क्वायर अपन बड़ा वाला का होल स्क्वायर, तो इसेंट्रिसिटी ई बराबर लिख लेते हैं। इसेंट्रिसिटी ई² बराबर 1 माइनस छोटा वाला का होल स्क्वायर यानी कि 60 अपॉन 90, तो 9 में से 6 गया कितना, 3/9, कितना जाएगा 1/3, शायद सही है क्या, देख लो, सही होगा। हाँ। बिल्कुल, तो इसेंट्रिसिटी भी आ गया, मतलब ये ई² आ गया, सॉरी, तो ई² की वैल्यू आ गई, तो ई कितना आ जाएगा 1/√3, ठीक है, समझ आ रहा है बात। तो इसेंट्रिसिटी पूछ सकता है, लैटिस रेक्टम पूछ सकता है, और भी कुछ पूछ सकता है, ए बी से रिलेटेड जो भी फॉर्मूला बनता है ना, पूछ सकता है, या लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस पूछ सकता है, या पूछ सकता है कि उस कोनिक का माइनर एक्सिस कौन है, मेजर एक्सिस कौन है, सब बता सकते हो तुम। समझ में आया बात, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया। क्वेश्चन बोल रहा है कि if PQR is an equilateral triangle inscribed in the auxiliary circle of ellipse this, ठीक है, यानी कोई एलिप्स है x² / a² प्लस y² / b² इक्वल्स टू 1, ठीक है, और इसमें a जो है वो बड़ा है b से, a जो है वो बड़ा है b से, और PQR is an equilateral triangle inscribed in the auxiliary circle of ellipse this। चलो डायग्राम बनाते हैं। तो इलिप्स का डायग्राम बनाया और इसके ऑक्सिलरी सर्कल का भी डायग्राम बना लिया। इसके ऑक्सिलरी सर्कल का भी डायग्राम बनाया और ये कुछ ऐसा दिख रहा है, सपोज ऐसा दिख रहा है। तो बोल रहा है कि PQR एक ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है जो ऑक्सिलरी सर्कल पे इंस्क्राइब्ड है, ठीक है। तो कहीं भी मान लो P
कहीं भी मान लो Q, कहीं भी मान लो R। तो एक PQR इक्विलैटरल ट्रायंगल दिख रहा है अपने को। ये ट्रायंगल PQR इक्विलैटरल ट्रायंगल है, समझ लो कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल PQR इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल inscribed in the auxiliary circle, ठीक है, of ellipse where A is greater than B, ये भी दे दिया है, and P dash Q dash R dash is the corresponding triangle inscribed within the ellipse। तो करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल का मतलब क्या हो गया, करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स से बना हुआ, ठीक है। तो P के जस्ट नीचे P डैश आया होगा, ठीक है। Q का करस्पॉन्डिंग पॉइंट Q डैश मिला होगा, R का करस्पॉन्डिंग पॉइंट R डैश मिला होगा। तो इस तीनों को जब ज्वाइन किए तो ये जो ग्रीन वाला ट्रायंगल है वो करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल है ट्रायंगल PQR का, ठीक है। तो बोला कि सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल P डैश Q डैश R डैश निकालना है अपने को। सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल P डैश Q डैश R डैश, समझ में आया बात? हेलो। और वैसे तो ऑप्शन में दिया हुआ कुछ, ये क्वेश्चन है कि ये सेंटर ऑफ इलिप्स होगा या फोकस ऑफ इलिप्स होगा या कहाँ लाई करेगा, ठीक है। तो वो देख लेते हैं। सेंट्रॉइड के बारे में कमेंट करना है। P डैश Q डैश R डैश ट्रायंगल का सेंट्रॉइड निकालना है, यानी कि G ऑफ क्या निकालना है अपने को, G ऑफ ट्रायंगल, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल निकालना है P डैश Q डैश R डैश, ये अपने को निकालना है। और गिवन क्या है, और गिवन है कि PQR जो है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो अगर पॉइंट P का पैरामीटर तुम θ1 अज्यूम करोगे तो पॉइंट Q का पैरामीटर क्या लिखोगे, या फिर पॉइंट P का पैरामीटर अगर थीटा अज्यूम करते हो, ठीक है। तो सिंस PQR का इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो एक सर्कल मान लो, सपोज एक सर्कल ले लिया, सर्कल पे चलो मान लो यहाँ पे एक पॉइंट P ले लिया सपोज एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। तो ये मान लो थीटा इसका पैरामीटर है या एंगल θ1 है वटेवर। तो अब इसको रोटेट कर देंगे मान लो π/3 एंगल, तो नेक्स्ट एंगल क्या मिल जाएगा, उस नेक्स्ट एंगल जो Q पॉइंट मिला, नेक्स्ट पॉइंट Q मिला, उसका पैरामीटर क्या हो जाएगा, θ प्लस π/3। समझ में आ रहा है बात? तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में खासियत क्या होती है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में खासियत ये होता है कि जो तीनों पॉइंट हो रहा होगा, मान लो PQR की हम बात करें, तो अगर एक का एंगल थीटा होगा तो दूसरा वाला पॉइंट का जो पैरामीटर होगा वो थीटा प्लस 2π/3 होगा, 120 डिग्री। समझ में आ रहा है बात? हाँ। फिर नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा, थीटा प्लस 4π/3 बोलो चाहे माइनस 2π/3 बोलो, अगर उल्टा काउंट कर लिए तो। समझ में आ रहा है बात? तो एक का पैरामीटर अगर थीटा बोलोगे तो Q का पैरामीटर तुम या तो थीटा प्लस 2π/3 बोल सकते हो, और R का पैरामीटर थीटा प्लस 4π/3 बोल सकते हो, या फिर उल्टा देखो तो थीटा माइनस 2π/3 बोल सकते हैं। हेलो, समझ में आ रहा है बात? तो हम उसको क्या ले लेंगे, थीटा माइनस 2π/3 ले लेंगे, ज्यादा आसान पड़ेगा। थीटा माइनस 2π/3 ले लेंगे, ऐसा कुछ ले सकते हैं पॉइंट PQR। तो P डैश का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं क्या? हेलो, P डैश का कोऑर्डिनेट क्या होता है, A sin थीटा, सॉरी A cos थीटा कॉमा B sin थीटा, यही होता है ना। तो A cos थीटा कॉमा B sin थीटा, ये हमारा P डैश का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। वैसे ही Q डैश का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, Q डैश कोऑर्डिनेट आ जाएगा A cos थीटा प्लस A cos थीटा प्लस क्या 2π/3 हाँ। कॉमा B sin थीटा प्लस 2π/3, ऐसा ही कुछ आना चाहिए, ठीक है। वैसे ही R डैश क्या आ जाएगा, A cos थीटा माइनस 2π/3 कॉमा B sin थीटा माइनस 2π/3।
ऐसा कुछ आना चाहिए, ठीक है। ओके, तो बेसिकली अगर हम इसका क्या निकालें, सेंट्रॉइड निकालें ट्रायंगल पी डैश क्यू डैश आर डैश का, तो उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट निकलेगा, सेंट्रॉइड का जो एक्स कोऑर्डिनेट निकलेगा वो क्या आ जाएगा, तीनों का सम डिवाइडेड बाई 3। तो यानी कि क्या करोगे, a/3 तो आएगा ही आएगा उसमें, या फिर ऐसा कर लो, जोड़ के लिख लो। सेंट्रॉइड क्या आ जाएगा, a cos थीटा प्लस a cos, a कॉमन ले लिया शुरू के दो में, तो a cos थीटा प्लस 2π/3, फिर प्लस cos थीटा माइनस 2π/3 डिवाइडेड बाई 3, यही आएगा ना। हेलो, तो हम चाहे तो a पूरे में से कॉमन ले सकते हैं, झंझट ही नहीं। पूरे में से a चाहे तो हमने कॉमन ले लिया और 1 यानी कि a/3 बाहर लिख लिया, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा सेंट्रॉइड का। तो देख लो सेंट्रॉइड का एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, फिर उसे सेंट्रॉइड का वाई कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। तो यहाँ से a/3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। ये क्या बनता है, ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। चलो बताओ, तो तुम मन क्या कर देखो, तो cos a cos b माइनस sin a sin b टाइप का स्ट्रक्चर बना होगा इसमें, प्लस cos a cos b प्लस sin a sin b का स्ट्रक्चर बना होगा, ये वाला टर्म कैंसिल हो गया होगा, तो 2 cos a cos b होता है ना। तो इसका मतलब इसका जो फॉर्मूला आ जाएगा वो 2 टाइम्स ऑफ cos a इंटू cos b, तो इंटू cos 2π/3, ऐसे कुछ आया। हेलो, 2 cos a cos b। तो अब देख लो ये क्या बन रहा है, cos 2π/3 की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो cos 2π/3 की वैल्यू कितना होता है, cos π/3 की वैल्यू होता है 1/2, तो cos 2/3 की वैल्यू कितना हो जाएगा, -1/2। चलो हो जाएगा ना। हाँ। हाँ, हम्म। तो इसका वैल्यू हो गया -1/2, इसका वैल्यू हो जाएगा -1/2, तो 2 से 2 खत्म हो गया, तो cos थीटा माइनस cos थीटा कैंसिल होकर 0 आ जाएगा क्या। हेलो, आया समझ में बात। तो हाँ। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड यानी एक्स जी जो आ गया वो 0 आ गया, ठीक है। और वैसे ही वाई जी जब निकालेंगे तो उसमें भी कुछ ऐसा ही साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी आया होगा, तो वो मिलके क्या बन जाएगा, वो भी देखना ही पड़ेगा अपने को। तो जो वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड निकालोगे, हाँ, अगर वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड निकालोगे तो उसमें जो एक्सप्रेशन आ जाएगा, जो वाई जी बराबर आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा, वो b/3 बाहर, और अंदर में क्या आ जाएगा, अंदर में आ जाएगा साइन थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा प्लस 2π/3 प्लस साइन ऑफ थीटा माइनस 2π/3, ठीक है। तो अब इसमें साइन ए साइन बी, सॉरी क्या लिख रहे हैं यार, हाँ, इसका फॉर्मूला कुछ बनने का शायद, तो साइन ए कॉस बी हाँ। प्लस कॉस ए साइन बी, ऐसा कुछ बनता है ना। नेक्स्ट वाला क्या बन जाएगा, नेक्स्ट वाला में माइनस आ जाएगा, तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, जब मतलब प्लस, पहला टर्म सेम, दूसरा टर्म में माइनस के साथ आ जाएगा, तो साइन ए इंटू कॉस बी आ जाएगा, है ना। तो यानी कि इस पूरे को लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉस 2π/3, है ना, 2 टाइम्स ऑफ, तो आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सही चल रहा है ना, 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा इंटू हाँ। कॉस साइन ए कॉस बी, ये था ना, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये बन जाएगा 2 साइन ए कॉस बी, सही है। तो कॉस बी कितना, कॉस 2π/3, फिर से आ गया कॉस 2π/3, तो कॉस 2π/3 की वैल्यू कितना आ गया, -1/2, 2 से 2 खत्म, तो ये फिर भी से। कैंसिल हो गया, ये भी 0 आ गया, आया समझ बात। तो इसका मतलब कि वाई जी भी कितना आ गया, 0 आ गया, तो एक्स जी भी 0 और वाई जी भी 0। इसका मतलब जो सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल पी डैश क्यू डैश आर डैश, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल आएगा, उसका सेंट्रॉइड हमेशा कहाँ लाई करेगा, हमेशा सेंटर ऑफ द एलिप्स पे लाई करेगा। आ रहा है समझ बात। हाँ। तो बस यही हो गया आंसर, और क्या।
तो इसको लिख लिया। यानी कि ये मतलब इसमें ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है, ऑप्शन ए देन सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल पीडस क्यूडस आर डैश लाइज ऑन, ऑप्शन ए सेंटर ऑफ इलिप्स, ऑप्शन बी फोकस ऑफ इलिप्स, ऑप्शन सी बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑन मेजर एक्सिस, एंड ऑप्शन डी ऑन माइनर एक्सिस। तो आप लोगों को क्लियरली दिख गया कि ऑलवेज सेंटर होना चाहिए। तो इसको एज अ रिजल्ट याद भी कर सकते हो चाहो तो। ठीक है, इसको लिख लो। और भी ये जो इसेंट्रिक एंगल वाला कॉन्सेप्ट है, जैसे इसेंट्रिक एंगल में एंगल लेने से बड़ा आसान हो गया चीजें, अदरवाइज मुश्किलें बढ़ जाती। फाइंड एरिया, क्या लिखा हुआ है, हाँ, फाइंड द एरिया ऑफ, फाइंड द एरिया ऑफ ग्रेटेस्ट आइसोसेलेस ट्रायंगल, ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट अच्छा वर्ड है, फाइंड द एरिया ऑफ लार्जेस्ट isosceles triangle that can be inscribed in the ellipse x square by a square plus y square by b square equals to 1, having its one vertex coincident with vertex of ellipse। ऐसा है क्वेश्चन। तो ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल का एक वर्टेक्स इलिप्स के एक वर्टेक्स से कोइंसिडेंट है। तो सबसे बड़ा आइसोसेलेस ट्रायंगल जो पॉसिबल है उसका एरिया, मैक्सिमम एरिया बताना है। ये कहानी बोला जा रहा है। यानी कि अगर हम डायग्राम सोचें तो ऐसा एक इलिप्स बना लिया। अब इलिप्स का बोल रहा है कि इलिप्स का वर्टेक्स क्या होता है, A1 एंड A2, है ना। A1 A2 है तो किसी भी एक के साथ कोइंसिडेंट है ट्रायंगल का। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल कैसे बनाओगे, यानी कि मान लो कि A1 जो है वो एक वर्टेक्स हो गया ट्रायंगल का, तो ट्रायंगल विल लुक लाइक दिस, ऐसा। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है और उसका एक वर्टेक्स फिक्स है A1, उस आइसोसेलेस ट्रायंगल का एक वर्टेक्स A1 फिक्स है, ठीक है। तो मान लो A1BC ये ट्रायंगल हो रहा होगा। तो जब आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा और A1 फिक्स है तो B के जस्ट नीचे, है ना, C पॉइंट लाई कर रहा होगा। यानी तुम ऐसा डायग्राम नहीं बना सकते, वरना आइसोसेलेस कभी नहीं बनेगा, क्योंकि अपने को सिमेट्री दिख रही है। क्या सिमेट्री दिख रही है? अगर तुम ऐसा डायग्राम बनाने की कोशिश करो, ये थोड़ा अलग हो गया, मतलब इट इज नॉट पॉसिबल। ऐसे तुम आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं बना पाओगे, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे में क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, तीनों बराबर नहीं आएगा, मतलब दो साइड बराबर नहीं आएगा। यानी कि अपने को सिमेट्रिकली दिख रहा है कि अगर A1 की बात किया जाए तो A1 से जितना एंगल ऊपर गए होंगे उतना ही एंगल इधर नीचे गए होंगे, है ना। तो अगर ये पॉइंट B पॉइंट जो है, B पॉइंट के जस्ट वर्टिकली नीचे पॉइंट C लाई कर रहा होगा, B पॉइंट के जस्ट वर्टिकली नीचे पॉइंट C लाई कर रहा होगा, तभी A1B और A1C बराबर हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, अदरवाइज आइसोसेलेस ट्रायंगल बन ही नहीं पाएगा। तो सिमेट्री से अपने को ये बात दिख गया। तो अगर हम पॉइंट B के कोऑर्डिनेट को कुछ अज्यूम करें तो क्या अज्यूम करोगे, इसको पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट में क्या मानेंगे, A cos थीटा कॉमा A sin, सॉरी B sin थीटा, A cos थीटा कॉमा B sin थीटा। अगर हम इसके कोऑर्डिनेट को माने तो उसके जस्ट नीचे वाला जो पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट सेम है, तो ये भी A cos ही होगा, और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ऊपर वाले का नेगेटिव, तो माइनस B sin थीटा। हेलो,
समझ आ रहा बात? तो ऐसा कुछ पॉइंट हो सकता है, तो BC का कोऑर्डिनेट निकाल लिए, और A1 का कोऑर्डिनेट तो अपने को पता है ही कि ये A,0 होता है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया चाहिए अपने को, ठीक है ना। तो एरिया निकाल लो, क्या आ जाएगा इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया। एरिया A बराबर क्या लिखोगे, तो या तो तुम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला फॉर्मूला लगा के ऐसे भी निकाल सकते थे, x1 y1 1 याद होगा, x2 y2 1 और x3 y3 1, ठीक है। अगर वो नहीं लगाना है तो यहाँ पे सिंपली बन ही रहा है, ऐसे दिख रहा है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके भी कर सकते हैं। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से अगर करेंगे तो क्या मिल जाएगा, देख लो। हाफ इंटू बेस कितना है, बेस BC बोलोगे तो BC का लेंथ कितना हो जाएगा, 2b sin थीटा होगा ना। तो हाफ इंटू बेस BC जिसका लेंथ है 2b sin थीटा इंटू हाइट, हाइट क्या लिखोगे, हाइट A प्लस x1 A cos थीटा है, तो A प्लस A cos आ जाएगा। हेलो, हाइट कैसे लिखोगे, ऑरिजिन है तो OA1 प्लस O वटेवर यहाँ पे पॉइंट M डाल दो, तो जो बेस जो हाइट आ जाएगा, जो हाइट आएगा वो कितना आ जाएगा, हाइट विल बी इक्वल्स टू OA1 प्लस OM, ये जाएगा ना हाइट। तो OA1 कितना है, A लेंथ का है, लेंथ से मतलब अपने को। वैसे ही OM क्या है, OM जो है वो A cos थीटा के बराबर है, तो A प्लस A cos थीटा लिख सकते हैं हम लोग, समझ आ रहा बात। तो ये आ जाएगा A प्लस A cos थीटा, A plus A cos theta will be the height of, अच्छा प्लस लिखेंगे कि माइनस लिखेंगे, अब ये भी सोचना है अपने को। तो हमारे डायग्राम के अकॉर्डिंग, ध्यान सुनना, हमारे डायग्राम के अकॉर्डिंग A cos थीटा क्या है, नेगेटिव है, यानी कि तुम्हें अगर लेंथ चाहिए होगा, लाइक जैसे x ये ऑरिजिन है, ठीक है, ये कोई पॉइंट है जिसका x कोऑर्डिनेट क्या है, यानी जिसका x कोऑर्डिनेट है A cos थीटा, ठीक है। तो वो एक्चुअली में लाई कहाँ कर रहा है, वो एक्चुअली में लाई कहाँ कर रहा है, तो वो लाई कर रहा है एक्स एक्सिस के पीछे, एक्सिस के पीछे लाई कर रहा है, मतलब कि एक्स एक्सिस के लेफ्ट में लाई कर रहा है। और ए तो पॉजिटिव होता है, कोई भी इलिप्स का ए और बी पॉजिटिव होता है हमेशा, ठीक है। तो इस लेंथ को क्या बोलोगे, मॉड ए कॉस बोलोगे, समझ में आया बात। तो ए कॉस तो निगेटिव आ रहा होगा, तभी ना वाई एक्सिस के लेफ्ट में लाई कर रहा है, तो इसका मतलब एक कॉस निगेटिव आ रहा होगा, तो अपने को लेंथ लिखना है, अपने को लेंथ से मतलब है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट में क्या है, हाइट शुड बी लेंथ, तो हम मॉड ए कॉस लिखेंगे, लिखेंगे ना। तो जब अब मॉड के अंदर का चीज निगेटिव है तो मॉड निगेटिव खुलेगा, तो माइनस ए कॉस आ जाएगा। हेलो, समझ में आ रहा है बात, आया कि नहीं आया, आ गया होगा। तो ए माइनस ए कॉस लिखेंगे, यहाँ ए माइनस ए कॉस थीटा, ये लेंथ हो जाएगा। तो माइनस ए कॉस भी पॉजिटिव, ए भी पॉजिटिव, दोनों लेंथ है, दोनों लेंथ को जोड़ दिया तो हाइट आ जाएगा, हाइट ऑफ ट्रायंगल। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से हमने क्या किया, सिंपली ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया, कुछ ऐसा आ गया, 2 से 2 कैंसिल ही हो गया। तो एरिया का जो फंक्शन आ गया थीटा के टर्म्स में, वो आ जाएगा, ए कॉमन ले लो तो ए बी साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये एरिया का फंक्शन आ गया, ए बी साइन थीटा इंटू 1 माइनस वटेवर जो भी आया आया, ठीक है। अब इसके बाद, अब इसका तो कैलकुलस लगेगा सिंपली, चाहो तो 1 माइनस कॉस को कुछ और सिंपल वे में शायद लिख सकते हैं, या नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा काम, कोई दिक्कत नहीं है। ये ए बी बराबर ऐसा कुछ आ गया, फंक्शन आ गया, तो अपने क्या चाहिए, इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए एरिया की, तो इसका मैक्सिमम निकालने के लिए क्या करेंगे, डी ए बाई डी थीटा निकालेंगे, है ना, और उसको 0 से इक्वेट करेंगे, तो डी ए बाई डी थीटा कितना हो जाएगा, ए बी तो ए बी रहेगा रहेगा, फिर यू वी रूल लगाओ, साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, मतलब साइन थीटा को चलो ऐसे ही रख लो, और 1 माइनस कॉस का डेरिवेटिव लिख लो, तो 1 माइनस कॉस का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 माइनस कॉस का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, कॉस का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन, ठीक है, तो प्लस साइन, तो यानी कि साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हेलो, समझ में आ रहा है बात, प्लस, हाँ। फिर प्लस क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा को ऐसी चीज रखेंगे,
ए इंटू ए बी साइन थीटा। हाँ ए बी तो बाहर ले ही लिए हैं, तो साइन डेरिवेटिव कितना कॉस, यूवी रूल से डिफरेंशिएट कर रहे हैं सिंपली, समझ में आ रहा होगा बात। तो साइन डेरिवेटिव कितना कॉस, ऐसा कुछ आया होगा। तो ये जो पूरा कहानी बना, डी ए बाई डी थीटा को जीरो से इक्वेट कर दो, तो जब डी ए बाई डी थीटा को हम जीरो से इक्वेट करेंगे तो मैक्सिमा और मिनिमा निकलता है, ठीक है। तो यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर जीरो, डी ए बाई डी थीटा बराबर जीरो, ए बी मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर जीरो, ऐसा ही कुछ आएगा ना। हेलो, डी ए बाई डी थीटा का वैल्यू, हाँ। तो यहाँ से सबको चाहे तो कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर प्लस कॉस माइनस कॉस स्क्वायर बराबर जीरो, तो कॉस में क्वाड्रेटिक मिल गया, ठीक है। एंड दिस क्वाड्रेटिक विल बी 2 कॉस स्क्वायर माइनस कॉस माइनस 1 बराबर जीरो, 2 कॉस स्क्वायर माइनस कॉस माइनस 1 बराबर जीरो, ठीक है। इसको फैक्टराइज कर सकते हैं क्या? हेलो, अगर हम इसको फैक्टराइज करें तो कुछ ना कुछ आना चाहिए, तो क्या मिलेगा अपने को, एक अगर हम 1 डालें तो 1 सेटिस्फाई कर रहा है इसको, तो एक इसका फैक्टर कॉस माइनस 1 आ रहा होगा, और एक इसका फैक्टर क्या आ जाएगा, नेक्स्ट वाला फैक्टर तो निकाल सकते हैं 2c प्लस 1 बराबर जीरो। तो यहां से अपने को दो बातें निकल गई, क्या निकल गया, एक तो कॉस थीटा का वैल्यू निकल गया 1, और एक निकल गया कॉस थीटा का वैल्यू -1/2, ठीक है। तो जब कॉस थीटा की वैल्यू 1 होगी, जब कॉस थीटा का वैल्यू 1 होगा तो थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, है ना। तो 0 डिग्री होने का मतलब क्या हो गया, 0 डिग्री होने का मतलब क्या हो गया, क्या बोलना चाह रहे थे हम, हाँ चलो, एक तो ये केस आ गया, अगर हम कॉस्टा की वैल्यू 1 रखते हैं तो थीटा की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 डिग्री आनी चाहिए सर अपने को। तो वो वाई एक्सिस पे होगा ना पॉइंट। हाँ, 0 डिग्री का मतलब क्या हो गया कि वाई एक्सिस पे है पॉइंट, इसका मतलब कि बी और बी डैश पॉइंट हो जाएगा, जो एक्सट्रीमिटीज ऑफ माइनर एक्सिस है वहां पे आना चाहिए, है ना। अब जब कॉस्टा की वैल्यू -1/2 होगी तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 2π/3, थीटा बराबर 2π/3 आ जाएगा, समझ आ रहा बात। तो एक तो थीटा की वैल्यू 0, अच्छा 0 डिग्री मतलब वहां नहीं होगा, वाई एक्सिस पे नहीं होगा। थीटा कहाँ से आता है, वो ऑक्सिलरी सर्कल से थीटा का कंसेप्ट निकला था अपने को, है ना। हाँ, ऑक्सिलरी सर्कल से निकला था ना, तो ऑक्सिलरी सर्कल बना लो, तब तो 0 एरिया आ जाएगा। बहुत तरीका है ये पहचाने, तो ठीक है, ऐसा कुछ हो गया होगा, ऑक्सिलरी सर्कल ऐसा बना लिए। तो 0 डिग्री क्या होता है कि ओरिजिन से, मतलब इस सर्कल पे जो रेड वाला सर्कल है, ऑक्सिलरी सर्कल है, उस सर्कल पे 0 डिग्री कौन सा होगा, A1 पॉइंट होगा। तो A1 B और C तीनों एक ही पॉइंट हो जाएगा, अगर थीटा 0 हो जाएगा तो एरिया 0 आ जाएगा, है ना। वरना तुम ऐसे भी कर सकते हो, सिंपल सी बात है, इतना दिमाग मत लगाओ, है ना, ये सब मत लगाओ। अगर cos थीटा की वैल्यू 1 डाल देते हो एरिया के फंक्शन में, एरिया बराबर क्या है, AB sin थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा, और cos थीटा की वैल्यू 1 डालेंगे तो 1 माइनस 1 0, तो एरिया 0 आ जाएगा। हाँ, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पॉइंट बी भी ए ही बन गया और पॉइंट सी भी ए ही बन गया, तो ए बी सी जब कोस्टा की वैल्यू 1 होगी, जब थीटा की वैल्यू 0 होगी, तो तीनों पॉइंट A1 पॉइंट ही आ जाएगा, तो ये सिर्फ एक पॉइंट बन जाएगा, है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ जाएगा उस केस में, समझ आ रहा बात। तो मैक्सिमम एरिया कब आएगा, जब थीटा की वैल्यू 2π/3 होगी, है ना। तो अब एरिया अपने को मैक्सिमम एरिया निकालना है, तो एरिया मैक्स बराबर ए बी साइन 2π/3 साइन 2π/3 इंटू 1 माइनस कॉस 2π/3, समझ में आ गया होगा बात, है ना। तो अब एरिया मैक्स निकाल लोगे, कितना आ जाएगा, ए बी तो रहेगा ही रहेगा, साइन 2π/3 की वैल्यू कितना होता है, साइन π/3 के बराबर विच इज इक्वल टू 3/2 इनटू 1 माइनस -1/2, तो 1 प्लस 1/2 विच इज इक्वल टू 3/2, आ रहा है समझ में बात, आ रहा है ना।
तो थोड़ा ऊपर लिखते हैं, जगह नहीं बच रहा है, यहाँ लिख लिया। तो ये ए बी तो रहेगा, ये √3/2 रहेगा और ये 3/2 रहेगा। तो आंसर जो आ जाएगा हमारा 3√3/4 AB। समझ आया बात? 3√3/4 AB एरिया, मैक्सिमम एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल आ जाएगा। अच्छा ये बस आपको पता है ना कि किसी फंक्शन का अगर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चाहिए होता है उसको डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट करते हैं। तो हाँ, जो वैल्यू, ये पता है ना सारा बात, इसमें बताने की जरूरत तो है नहीं। तो हमने नहीं। सेम काम किया, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना काफी है।